तो हिंदुत्व तो भाजपा का प्रत्यक्ष या परोक्ष का एजेंडा रहा ही है। लेकिन यहाँ कैंपेन के लिहाज से कहें तो देखिए, नवादा हो, गया हो, जमुई हो, तो इन जगहों पर खुद नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री के स्तर पर सभाएं हो रही हैं, अमित शाह के स्तर पर सभाएं हो रही हैं, तो बीजेपी के बड़े नेता सभा में उतर चुके हैं। लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन की ओर से कहें तो अभी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की ओर से कोई बड़ा नेता अभी तक चुनाव मैदान में, जैसे कि राहुल गांधी का कोई भी अभी तक कार्यक्रम बना नहीं है। अगर मजबूत तैयारी होती तो निश्चित रूप से जो यहाँ समीकरण बिहार में बैठ रहे थे, ये समीकरण जो बैठे हुए हैं, बेहतर तैयारी के साथ अगर इंडिया ब्लॉक उतरता तो एनडीए को ना कुछ चने चबाने पड़ता है। तेजस्वी यादव का जो गतिविधियां हैं वो इस प्रयास में लगे हैं कि हम ऐसा पिच तैयार करें या नैरेटिव हम सेट करें और अपने हिसाब से हम भाजपा को अपने पीछे ले आए। तो इसमें एक तरह से कहिए सफल हो गए। मछली वाले प्रकरण में जैसे ही ये मीडिया में बात आई कि वो मछली का तो नवरात्र और ये करके भाजपा उनके पीछे खेलने लगी। राजनीति में 2 गुना 2 हमेशा 4 नहीं होता है, तो वो बिहार को पूरा का पूरा मुहित बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है। लोकसभा चुनाव 2024 सियासी हलचलें तेज हो गई हैं और उसका केंद्र बिंदु बनता जा रहा है बिहार। अभी तेजस्वी के मछली खाने पर विवाद चल रहा है, क्या सही क्या गलत, दोनों ओर से अपनी अपनी बातें रखी जा रही हैं। दूसरी ओर काराकाट से पवन सिंह जो है चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। उपेंद्र कुशवाहा की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्या हो सकता है आगे हलचलें। पवन सिंह जो है पश्चिम बंगाल से चुनाव लड़ने से मना कर दिया था, बीजेपी के टिकट को वापस कर दिया था। पूर्णिया वो भी हॉट सीट बना हुआ है बिहार में, पप्पू यादव हैं, बीमा भारती हैं। आखिर बिहार की सियासी गलियारों में क्या चल रहा है, लोकसभा चुनाव की तैयारी कैसी चल रही है। पहले चरण का चुनाव महज अब 7-8 दिन है वहां होने वाला है। 19 तारीख को पहले चरण का चुनाव होगा। पूरी खबर पर हम विस्तार से जानेंगे वरिष्ठ पत्रकार श्रवण कुमार से। मैं हूं अमर और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नामा। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या चल रहा है सर बिहार में? ये बिहार की राजनीति हमेशा चौंकाती है। ये कहें कि अगर एक कहावत है कि राजनीति में 2 गुना 2 हमेशा 4 नहीं होता है, तो वो बिहार को पूरा का पूरा मुहित बैठता है, बिल्कुल सही बैठता है। आमतौर पर पूरे देश में अगर हम देखें तो राजनीति की 2 धारा चल रही है, मोदी समर्थन और एक दूसरा मोदी के विरोध में। कमोबेश बिहार में भी स्थिति वो है, लेकिन बिहार में इन दोनों धाराओं को भी चीर करके कई भी लोकसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां की त्रिकोणात्मक, हमने पहले भी चर्चा में कहा था, अम्बेडकर नामा के साथ ही चर्चा में जिक्र किया था पहले कि कई सीटों पे यहाँ त्रिकोणात्मक संघर्ष के आसार बनेंगे। और हमने जो चर्चा की थी आज वो सही दिख रहा है। जी बिल्कुल। हम पूरी चर्चा को विस्तार से करें, इसमें कम से कम 2 नजरिए से हमको देखना पड़ेगा। पहला नजरिया देखना होगा वोटरों के हिसाब से, दूसरा नजरिया देखना होगा राजनीतिक दलों की तैयारी के हिसाब से। अब ये सभी जानते हैं कि बिहार का जो राजनीतिक मिजाज है, बिहार के जो वोटर हैं, उससे आप जाति को अलग नहीं कर सकते। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो आप थोड़ा एक 2024 का लोकसभा चुनाव खासकर बिहार वालों के लिए, इसमें सबसे नई बात यह है कि बिहार के वो वोटर जिनकी पैदाइश लालू के शासनकाल के बाद हुआ है, यानी नीतीश काल के बाद, तो 2024 में अगर आप जोड़ें तो नीतीश के कार्यकाल में जन्म लिए हुए वोटर भी संभवतः पहली बार लोकसभा के लिए मतदान करेंगे। यानी 2005 से नीतीश कुमार का शासन है, 2024 है, तो उनकी उम्र अब जाकर के वोट करने लायक हुई है। बिल्कुल। तो ये वो वोटर हैं जिन्होंने कि लालू राज नहीं देखा है। ये या तो लालू राज के बारे में सुनते हैं
या फिर राजनीतिक दलों द्वारा जब बताया जाता है, कैंपेन चलती है, तो इन लोगों को बताया जाता है कि लालू के कार्यकाल में बिहार में जंगल राज हुआ करता था, लेकिन इन्होंने भोगा नहीं है। इसलिए इस दृष्टिकोण से अगर देखें तो जो खासकर नए वोटर हैं बिहार के, वो लालू के जंगल राज से वाकिफ नहीं है, कथित जंगल राज जो कि मीडिया ने कहा है, तो लालू के जंगल राज से वो वाकिफ नहीं है। तो उनके सामने आज की तारीख में जो सबसे बड़ा मुद्दा है कि वो अब इस दहलीज पर पहुंच गए हैं, उन्हें नौकरी चाहिए, रोजगार चाहिए, उन्हें वो सारी चीज चाहिए जो कि एक वोटर को, एक युवा वोटर की आकांक्षाएं होती है। तो इस दृष्टिकोण से देखें तो 2005 के बाद जन्म हुए यानी पहले वोटर, पहली बार वोट करने वाले युवा, उनके सामने जो विकल्प है, उनके सामने एक विकल्प यहाँ तेजस्वी यादव है जिसके नाम पे वो वोट डालेंगे, या फिर नीतीश कुमार जिनके राज में वो पैदा हुए हैं। तो तेजस्वी ने अपनी छवि जो बनाई है, हम जो महसूस कर रहे हैं, जो देख रहे हैं, ये कम से कम उन वोटरों को ये विश्वास दिलाने में सफल हुए हैं कि हम एक बेहतर विकल्प, एक बेहतर सरकार, एक बेहतर राजनीतिक दल के रूप में उभर सकते हैं। अब कांग्रेस से समझौता करके या अभी उनके वीआईपी से समझौता हुआ या फिर वामपंथियों से समझौता हुआ, तो एक हम सशक्त मजबूत राजनीतिक विकल्प बिहार में दे सकते हैं। तो पहले हम इन वोटरों की ही बात कर लें। तो जैसे कि 2020 में इन वोटरों ने, पहली बार जो वोटर देने वाले इन वोटरों ने देखा कि 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी यादव रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाते हैं। रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाते हैं तो उनकी सभाओं में भीड़ भी होती है, जबरदस्त भीड़ होती है। भले ही 2020 के विधानसभा चुनाव में उनकी सरकार नहीं बन पाई, लेकिन एक मजबूत विपक्ष के रूप में यहाँ तेजस्वी स्थापित हो गए। वो तेजस्वी जिनके पिता माता कुछ दिन पर, मतलब ये 2014 के बाद के चुनावों में या फिर जब लालू का राज खत्म हुआ, लालू राबड़ी जी का राज खत्म हुआ, उसके बाद कई बार लगातार हारते रहे। तो वो तेजस्वी एक मजबूत विपक्ष या मजबूत विपक्षी नेता के रूप में उन्होंने अपनी छवि बनाई। इसका इन्होंने जब 17 माह की सरकार बनी बिहार में नीतीश कुमार के साथ तेजस्वी यादव की, तो भले ही नीतीश कहें कि ये सारा क्रेडिट तेजस्वी ले रहे हैं, लेकिन इनके जो वोटर है या यूथ वोटर जो है, वो कहीं ना कहीं से ये मानते हैं कि तेजस्वी यादव 17 महीने सरकार में रहे, आरजेडी 17 महीने सरकार में रहा, महागठबंधन 17 महीने सरकार में रहा, तो बिहार में रोजगार के अवसर प्राप्त हुए, 3 लाख से ज्यादा रोजगार मिले। तो एक एंगल हमारा ये होता है। हम चूंकि इतनी सारी बात इसलिए कह रहे हैं कि आगे हमको इसका विश्लेषण करने में, बिहार में क्या होने वाला है इसकी विश्लेषण करने में सहूलियत हो। अब देखिए 2005 के पहले के जो वोटर हैं, लालू राज के जो वोटर हैं, जिन्होंने जंगल राज देखा है, जिन्होंने लालू का राज देखा है, जिन्होंने देखा है कि एक पूरी की पूरी 1 या 2 पीढ़ी का है लालू ने बर्बाद कर दिया, लालू के शासन ने बर्बाद कर दिया, नौकरियां नहीं मिली, नियुक्तियां नहीं हो रही थी। तो इस तरह की अभी जो वोटरों के मिजाज से देखें तो 2 राजनीतिक मिजाज यहाँ भी साफ दिखते हैं। अब 2005 के पहले के जो वोटर हैं, उन पर जो जातीय, उनका मिजाज में जो जाति घर कर गई है कि ये जो शासन था उसमें यादव, मुसलमान या फिर लालू के जो वोटर थे उनका शासन या उनकी चली, तो पूरा का पूरा एक पीढ़ी बर्बाद हुआ, ना नौकरी मिली, ना अमन चैन मिला, विधि व्यवस्था बहुत बदतर थी। तो एक मिजाज उधर है। तो एक ही इंडिया गठबंधन के अगर यानी तेजस्वी बनाम लालू कहें तो यहीं पर राजनीतिक, यहीं पर वोटरों का मिजाज बिल्कुल 2 अलग अलग दिशाओं में है। अब हम बात करें, आ जाते हैं राजनीतिक तैयारी या नरेंद्र मोदी विरोध और समर्थन की बात हो रही है, तो नरेंद्र मोदी समर्थन के जो वोटर हैं, तो 2005 के जो पहले के जो वोटर हैं, लालू राज के समय जिन्होंने वोट किया या उस समय से जो देख रहे हैं, उनके लिए निश्चित तौर पर ये हो सकता है कि नहीं, हमें किसी भी हाल में लालू प्रसाद या उसकी पार्टी को शासन में नहीं आने देना है, या उसके राजनीतिक वर्चस्व को हमें तोड़ना है, या राजनीतिक शक्ति को मजबूत फिर से नहीं होने देना है। तो वो जो एक वोटरों का वर्ग है, वो संभवतः नरेंद्र मोदी के साथ आज भी हो, लेकिन चूंकि यहाँ नरेंद्र मोदी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अभी नीतीश कुमार, तो 2005 के जो वोटर हैं वो नीतीश कुमार से नाराज हैं। मेरा ये मानना है वो इसका खामियाजा नरेंद्र मोदी को भी यहाँ भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि यूथ वोटर निश्चित रूप से बड़ी संख्या में
महागठबंधन या कहीं इंडिया गठबंधन की ओर अग्रसर होते दिख रहे हैं। तो यहाँ अब एक जब सवाल उठता है सर, मैं एक छोटा सा सवाल ले रहा हूँ इसी संदर्भ से। वोटरों को दो खेमे में बंटने के बावजूद जो 2005 के वोटर हैं और जो उससे पहले के वोटर हैं, क्या नीतीश कुमार के पलटी मारने से दोनों वोटरों के मिजाज में कुछ अंतर पड़ा है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम इसी बात पर आ रहे हैं। तो चूंकि हमने कहा कि नीतीश कुमार से नाराजगी के पीछे की एक वजह ये भी है, नीतीश कुमार से अगर नाराजगी है तो नीतीश कुमार का भरोसा खोना, नीतीश कुमार की विश्वसनीयता खोना, ये एक प्रमुख वजह है। बिल्कुल है, आपने सही कहा। आपने ये एक वजह है कि नीतीश पर भरोसे का संकट आया है। इसका खामियाजा कहीं ना कहीं से हमने जो कहा कि बिहार में जो पूरी की पूरी स्थिति है, नीतीश विरोध, नरेंद्र मोदी विरोध बनाम नरेंद्र मोदी समर्थन, तो उससे इतर जो थोड़ी स्थिति यहाँ बिगड़ रही है, उसकी मुख्य वजह यही है कि नीतीश के भरोसे पर संकट हुआ है। अब देखिएगा, यही वजह है कि बिहार में 26 प्रत्याशी, तो वही 26 सांसद भले ही दोबारा मैंने या कहे दोबारा अपना भाग्य आजमा रहे हैं, लेकिन 13 जगहों पर एनडीए ने भी अपने उम्मीदवार बदले हैं। इसमें या तो उम्मीदवार बदले हैं या उम्मीदवारों की जगह बदले हैं। जैसे चिराग जमुई के बदले हाजीपुर लड़ रहे हैं। चिराग के पूरे जो और अन्य 4 साथी हैं, उससे बीना देवी को छोड़ दें तो 3 बिल्कुल नए चेहरे को चिराग ने उतारा है। इसी तरह से ये स्थिति जदयू के साथ भी हुई है, प्रत्याशी बदलने पड़े हैं। तो इस प्रत्याशी बदलने की मूल वजह में यही है कि बिहार में स्थिति कमोबेश एक तरह से कहें कि एनडीए के लिए बहुत बेहतर नहीं है। अब पिछली बार 40 में से 39 सांसद एनडीए के थे। इंडिया गठबंधन या कहें इंडिया गठबंधन से कांग्रेस के मात्र 1 सांसद थे। तो इस लिहाज से देखें तो बिहार में इंडिया गठबंधन के पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर 1+ भी इंडिया गठबंधन को आता है तो इंडिया गठबंधन के खाते में जुड़ेगा वो। लेकिन अगर एनडीए गठबंधन जो है उसकी सीटें घटती है तो यहाँ से नरेंद्र मोदी की टीम को या नरेंद्र मोदी को बड़ा झटका लग सकता है। सासाराम काराकाट की बात करें तो अभी काराकाट एक चर्चित सीट बन गया है। पवन सिंह जो है कल ट्विटर पर या आज ही ट्विटर पर ये डाले हैं कि हम काराकाट से चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में उपेंद्र कुशवाहा क्या करेंगे? बीजेपी किस तरह से स्टैंड लेगी? देखिए, इसमें सिर्फ काराकाट सीट को हम, ठीक है, पवन सिंह वहां से लड़ रहे हैं, सिने स्टार हैं, भोजपुरी के लोकप्रिय चेहरा हैं, निश्चित रूप से कितना असर डालेंगे और जो चुनाव में नॉमिनेशन करेंगे या फिर चुनाव में पूरे उतर तो गए ही हैं। ये तो जब प्रचार शुरू होगा, ये जब वहाँ कैंपेनिंग शुरू होगी तब पता चलेगा। लेकिन काराकाट सीट को ही यहाँ बिहार में कई ऐसे सीट हैं, जैसे एक नवादा सीट, वहां से भी एक भोजपुरी के गायक उतर गए हैं, गुंजन सिंह। तो ये नवादा सीट में सीपी ठाकुर के पुत्र को भाजपा ने टिकट दिया है। उनके खिलाफ जो खड़े हैं जदयू से कुशवाहा, तो सीधी फाइट यहाँ नहीं है। यहाँ देखिए, आरजेडी नवादा सीट की चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि नवादा में ये जो विनोद यादव निर्दलीय खड़े हुए हैं, ये कहीं ना कहीं से आरजेडी के जो बड़े नेता थे राजवल्लभ यादव, उनके बहुत निकट संबंधी हैं। और विनोद यादव के पक्ष में आरजेडी के 2 विधायक खुल करके प्रचार कर रहे हैं। तो यहाँ विनोद यादव वर्सेज भाजपा वर्सेज जो आरजेडी कैंडिडेट हैं, तो इन की एक तिकड़ी, लड़ाई की तिकड़ी यहाँ भी है। कुछ वोट यहाँ गुंजन सिंह काटेंगे। तो यहाँ तो कहें एक तरह से ठीक गुंजन सिंह का बहुत प्रभाव नहीं है, लेकिन त्रिकोणात्मक चुनाव होना ही होना है यहाँ कि विनोद यादव के पक्ष में अगर 2 विधायक आरजेडी के प्रचार कर रहे हैं तो मतदाताओं में कंफ्यूजन की स्थिति उत्पन्न होनी ही होनी है। तो इस तरह से कहते फिर आप पूर्णिया सीट को ले लीजिए। पूर्णिया सीट में स्थिति बनती जा रही है, वहां पप्पू यादव बिल्कुल चुनाव मैदान में है। तो यहाँ भी जो स्थिति बनेगी वो आरजेडी बीमा भारती को चुनाव मैदान में उतारा है। तो आरजेडी वर्सेज एनडीए वर्सेज पप्पू यादव, तो इंडिया वर्सेज पप्पू यादव, तो त्रिकोणात्मक लड़ाई यहाँ भी हुई। उसी तरह एक और सीट तो आपको बता रहे, पश्चिम चंपारण की सीट है। यहाँ मनीष कश्यप
जी। वो यूट्यूबर रहे हैं, वो बड़ी जोश के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं अपना। तो एक तरह से कहिए त्रिकोणात्मक लड़ाई यहाँ भी हो सकती है। फिर आप सिवान की बात कीजिए, सिवान में भी आरजेडी ने अपना कैंडिडेट नहीं दिया है, लेकिन सिवान में जैसे कि हम सिवान की बात कर रहे हैं, तो यहाँ विजया लक्ष्मी देवी, ये पहले इनके हस्बैंड उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे, रमेश कुशवाहा, तो ये उनकी पत्नी है। तो एक तरह से कहिए कि ये बगावत करके ही, हाँ, जेडीयू में आया है बगावत करके ही, तो इनकी पत्नी विजया लक्ष्मी देवी को जेडीयू ने कैंडिडेट बना दिया है। ठीक है, अभी आरजेडी हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि कैंडिडेट खड़ा करें, और इधर हिना शवाब जो कि शहाबुद्दीन पत्नी है, वो बिल्कुल ताल ठोक रही हैं, तो यहाँ भी लड़ाई त्रिकोणात्मक होगा। इस तरह से कई सीट है, कई सीट ऐसे हैं, जैसे फिर आपकी कटिहार की सीट थी, हालांकि ये कहा जा रहा है कि अशफाक करीम को मना लिया गया है, लेकिन वहां तारिक अनवर डॉक्टर दुलाल चंद गोस्वामी, यानी जेडीयू वर्सेज कांग्रेस, इस बीच अशफाक करीम अगर चुनाव लड़ते हैं तो फिर यहाँ भी त्रिकोणात्मक लड़ाई होगी। तो इस तरह बिहार के कई ऐसे सीट हैं जहाँ की पेंच फंस सकता है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि मामला दिलचस्प होगा। जातीय समीकरण तो है ही, पार्टी और पार्टी से बगावत वाले सुर भी जो हैं निकलने लगे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, जैसे ही आप काराकाट की बात कर रहे हैं, तो उपेंद्र कुशवाहा को वहां से बीजेपी ने टिकट दिया है, उधर से माले के प्रत्याशी भी हैं, और उसके बाद जो है इसमें पवन सिंह का टिकट नहीं दिया है, उनकी पार्टी एनडीए में है, वो एनडीए गठबंधन के कुशवाहा अलायंस से। बिल्कुल बिल्कुल, और जो है एनडीए गठबंधन के हिसाब से मैं बात कर रहा था। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। वो बीजेपी खेमे की ओर से वो प्रत्याशी हैं। पवन सिंह भी बीजेपी खेमे के कहे जाते थे, पवन सिंह को टिकट भी मिला था पश्चिम बंगाल से, उसके बावजूद जो है टिकट वापस करके यहाँ से ताल ठोकना, मतलब एंटी कमेंसी तो हो ही जाएगी। थोड़ा बहुत भी वोट कटे या इधर उधर हो तो उपेंद्र कुशवाहा को क्षति पहुंच सकती है वहां। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक चीज में अमर जी और समझ लीजिए कि इंडिया का जो ब्लॉक है, इंडिया गठबंधन है या यहाँ महागठबंधन का ये अगर, जैसे हम शुरू में एक बात की थी हमने कि वोटरों के लिहाज से और राजनीतिक दलों की तैयारी के हिसाब से, तो इंडिया गठबंधन अगर पूरी मजबूती के साथ यहाँ उतरता, मैं कह रहा हूँ उतरता, अभी भी जैसे हम बता रहे हैं, इंडिया गठबंधन की 10 सीटें अभी तक फाइनल नहीं की गई है, कौन लड़ेंगे, जिसमें अभी क्या कहता है, आपके देखिए ये मुकेश सहनी की पार्टी, मुकेश सहनी की पार्टी की 3 सीट अभी तक फाइनल नहीं हुआ है। कांग्रेस ने भी 6 सीट फाइनल नहीं की है, आरजेडी ने 1 सीट फाइनल नहीं की है। तो हम ये कह सकते हैं कि तैयारी के हिसाब से इंडिया गठबंधन अभी है कमजोर। सासाराम की सीट की बात नहीं की, मीरा कुमारी कह चुकी है चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन वहां से कैंडिडेट कौन होगा, वहां के मतदाताओं में बड़ा कंफ्यूजन है, कैंडिडेट आखिर होता कौन है। अगर मजबूत कैंडिडेट उतरता है सासाराम में लोकसभा क्षेत्र से, जैसा कि हम चर्चा सुन रहे हैं कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर रतन लाल जी, निश्चित रूप से एक मजबूत कैंडिडेट होंगे वहां, लेकिन अभी तक उनका उम्मीदवारी उनकी भी फाइनल नहीं हुई है। इसी तरह महाराजगंज सीट देखिए, मुजफ्फरपुर सीट देखिए, तो यानी इंडिया गठबंधन की बता रहे हैं कि 10 सीटें ऐसी है जिनके उम्मीदवार तय नहीं हुए। अब बताइए, 6 दिनों के बाद 19 तारीख को पहले चरण का वोट है, इंडिया गठबंधन अपना कैंडिडेट फाइनल नहीं कर रहा है। अब कब कैंडिडेट फाइनल करेगा, कब कैंडिडेट मैदान में जाएंगे, कब कैंडिडेट चुनाव प्रचार करेंगे, तो ये कहीं ना कहीं से तैयारी के लिहाज से अगर कहें तो इंडिया गठबंधन बहुत पिछड़ता जा रहा है। अगर मजबूत तैयारी होती तो निश्चित रूप से जो यहाँ समीकरण बिहार में बैठ रहे थे, ये समीकरण जो बैठे हुए हैं, बेहतर तैयारी के साथ अगर इंडिया ब्लॉक उतरता तो एनडीए को ना कुछ चने चबाने पड़ता है। दो खेमे से, दो एंगल से तो बात हो गई, एक तीसरा एंगल भी है। 19 तारीख को चुनाव होने जा रहा है फर्स्ट फेज का। कैंपेनिंग को लेकर किस ढंग से कैंपेनिंग हो रही है? क्या बीजेपी की ओर से किस तरह की बातें की जा रही है? बीजेपी की ओर से भी एक नेगेटिव बात अगर देखा जाए तो बीजेपी ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। वो जनता को किस एजेंडे पर, किस बातों पर जो है वो वोट मांगेंगे, उनका जनता के लिए क्या रहेगा, वो क्या देने वाले हैं? बिल्कुल सही कहा आपने, बीजेपी ने घोषणा पत्र जारी नहीं किया है, लेकिन इसमें एक चीज देखिए, यहाँ जो कैंपेन चल रहा है, यहाँ चुनाव प्रचार चल रहा है, तो क्या उसमें कहीं शिक्षा है, रोजगार है, स्वास्थ्य है, क्या इन सब मुद्दों को लेकर बीजेपी अपना प्रचार कर रही है, या कि फिर
हिंदुत्व खेमे को लेकर ही उजागर कर रही है। तत्काल अगर देखा जाए तो तेजस्वी यादव के मछली खाने पर जो है उन्होंने बवाल काट दिया और हिंदुत्व बदनाम करने की कोशिश की कि हिंदुत्व खेमे पर भी जो है लोग अट्रैक्ट हो, उस एंगल से भी वोट मिले। तो हिंदुत्व तो भाजपा का प्रत्यक्ष या परोक्ष का एजेंडा रहा ही है। लेकिन यहाँ कैंपेन के लिहाज से कहें तो देखिए, नवादा हो, गया हो, जमुई हो, तो इन जगहों पर खुद नरेंद्र मोदी मैंने प्रधानमंत्री के स्तर पर सभाएं हो रही हैं, अमित शाह के स्तर पर सभाएं हो रही हैं, तो बीजेपी के बड़े नेता सभा में उतर चुके हैं। लेकिन यहाँ इंडिया गठबंधन की ओर से कहें तो अभी तेजस्वी यादव मुकेश सहनी को लेकर घूम रहे हैं। ये इंडिया गठबंधन की ओर से कोई बड़ा नेता अभी तक चुनाव मैदान में, जैसे कि राहुल गांधी का कोई भी अभी तक कार्यक्रम बना नहीं है। तो इस लिहाजन बड़े नेताओं के दृष्टिकोण से देखें तो निश्चित रूप में एनडीए गठबंधन भारी पड़ रहा है इंडिया पर। इंडिया के लेकिन तेजस्वी के साथ भी देखिए, अब वो जो प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, वो मछली वाली बात आपने कही या फिर नारंगी वाली बात जो सामने आई, बिल्कुल बिल्कुल ये पोक होता है, वो पोक कर रहे हैं, चिढ़ा रहे हैं। जैसे कि केंद्र के स्तर पर नरेंद्र मोदी या भाजपा चाहती है कि अपने पिच पर सबको ले आए, तो यहाँ पूरा का पूरा ये जो तेजस्वी यादव का जो गतिविधियां हैं वो इस प्रयास में लगे हैं कि हम ऐसा पिच तैयार करें या नैरेटिव हम सेट करें और अपने हिसाब से हम भाजपा को अपने पीछे ले आए। तो इसमें एक तरह से कहिए सफल हो गए। मछली वाले प्रकरण में जैसे ही वो मीडिया में बात आई कि वो मछली का तो नवरात्र और ये करके भाजपा उनके पीछ पे खेलने लगी। भाजपा यहाँ अपना पिच भूल करके इनके पीछ पे चली आई, कहीं ना कहीं से फिर वो हिंदुत्व, मैंने एक तरह से अगर तेजस्वी यादव ने ये चाहा कि भाजपा फिर से उसी पीछ पे आ जाए ताकि हम लोगों को ये कहने में सफल हो कि देखिए भाजपा वही धर्म के नाम पर चुनाव लड़ती है, ये रोजगार कुछ मुद्दा नहीं बनाती है, ये विकास को मुद्दा नहीं बनाती है। तो उस पेज पर कम से कम बीजेपी के जो प्रदेश स्तर के नेता हैं उनको उस पिच पर लाने में तेजस्वी सफल हो गए हैं। और घोषणा पत्र बिल्कुल, अभी तक घोषणा पत्र के लिहाज से भी कहें तो अभी एनडीए पिछड़ता नजर आ रहा है इंडिया गठबंधन से, कि इंडिया ने जिस तरह से घोषणा पत्र जारी किया है, जिस तरह से हर महीने ये भत्ता देने की बात कही है, पैसे देने की बात कही है, नौकरी देने की बात कही है, तो इन सब कही, जाति जनगणना की बात कही। जाति जनगणना तो बिहार में फिर चलिए मुद्दा नहीं कि जाति जनगणना ऑलरेडी बिहार में हो चुका है, तो इसलिए बहुत बड़ा मुद्दा नहीं बन पाएगा बिहार के लिए। लेकिन इस तरह के कई मुद्दे कांग्रेस ने खेले हैं जो कि भारी पड़ रहे हैं और उसका जवाब देना होगा भाजपा को या एनडीए को। और जब तक घोषणा पत्र नहीं आता है तो जवाब कैसे दिया जाएगा और पब्लिक उसको किस रूप में लेती है, ये देखना होगा। यहीं पर एक गया का भी जीतन राम मांझी की कल एक वीडियो वायरल हो रही थी जिसमें लोगों ने उनके मुर्दाबाद के नारे लगाए। कई जगह पर बीजेपी प्रत्याशियों का विरोध भी हो रहा है। मैं वायरल वीडियो की बात कर रहा हूँ, उसकी तथागत कितनी सच्चाई है मैं उस पर पुछता ये नहीं कह रहा हूँ। नहीं, ये घटना सही है, उनका विरोध किया गया है। इवन एक वीडियो तो हमने देखा कि अमित शाह के खिलाफ भी नारे लग रहे हैं। लेकिन चुनाव में आमतौर पर ये होता है, ये सभी तरह के सभी कैंडिडेट्स के खिलाफ होते हैं, खास कर सत्ताधारी कैंडिडेट जो होते हैं, वो केंद्र सरकार सत्ताधारी हो या फिर जो लंबे अरसे से स्टेट में शासन चला रहे हैं, उनके जो प्रत्याशी मैदान में जाते हैं तो इस तरह की जो बातें आती है वो सामने आती हैं। और ये कोई जीतन राम मांझी नहीं बल्कि हर एक तरह से कई जगह से बातें आती है, तो ये तो होगा, ये शायद तो चुनाव में देखने को मिलेगा कई जगहों से भी। जी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है बिहार के परिप्रेक्ष्य में कि इंडिया गठबंधन को खोने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ अगर हिम्मत से लड़े, मजबूती से लड़े तो सिर्फ पाना ही पाना है। नुकसान हर एंगल से, हर दृष्टिकोण से देखे तो एनडीए गठबंधन को ही होना है। बस देखना लाजमी ये होगा कि इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती से चुनाव प्रचार कर रही है, अपने एजेंडे को पास कर रही है, अपने प्रत्याशियों के पीछे खड़ी हो रही है और उनके कद्दावर नेता अपने प्रत्याशियों के लिए कितनी अच्छी तरह से पिच तैयार कर रहे हैं, जनता को भरोसा दिला पा रहे हैं अपने घोषणा पत्र के माध्यम से, अपनी वादों के माध्यम से और मोदी राज की कमियों को गिनाते हुए। ये थे श्रवण कुमार। उन्होंने बताया बिहार में आखिर चल क्या रहा है। कई सीटों पर जो है त्रिकोणीय मुकाबला होगा। आगे भी बातचीत जारी रहेगी हमारी। फिर कुछ दिन के बाद हम बिहार के संदर्भ में बातचीत करेंगे, जब कुछ दिनों में कांग्रेस की भी प्रत्याशी की घोषणा होने की खबर हम लोग को आ रही है दिल्ली से कि 2-3 दिन के अंदर अंदर कांग्रेस अपनी सभी प्रत्याशियों की घोषणा कर देगी। तब उसके बाद फिर चर्चा करेंगे श्रवण कुमार जी से कि अब बिहार की सियासी बिसात किस तरह से बिछ रही है।
तब तक देखते रहिए अम्बेडकर नामा। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।